तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th फिजिक्स। आपके पास चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट वीडियो, बोले तो वीडियो लेक्चर नंबर 2, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस होल चैप्टर, बोले तो ओम्स लॉ। बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या नाम है? ओम्स लॉ। अब क्या कहना है ओम्स लॉ का, ऑफ कोर्स इसके बारे में ही हम सारी चीजें यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दूं 1827 की बात है। 1827 की बात है। जर्मनी के एक फिजिसिस्ट है ना, जर्मन फिजिसिस्ट कहते हैं, नाम है इनका जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है, ये इनका नाम है, जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने क्या करा, वायर्स लिए, बोले तो कंडक्टर्स लिए, है ना। कंडक्टर्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं। वायर लिए, मेटेलिक वायर लिया, और उसमें इन्होंने दो चीज़ों के बारे में स्टडी करना शुरू कर दिया, जो कि ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में उनके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। एक तो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो V से रिप्रेजेंट करते थे, और दूसरा I करंट, है ना, करंट जो सर्किट में फ्लो कर रहा है या फिर इलेक्ट्रिक कंडक्टर में जो है फ्लो कर रहा है उसमें। तो इन्होंने क्या करा, एक पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरा करंट, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया, एक रिश्ता बताया कि एक दूसरे के ऊपर ये किस तरह से डिपेंड कर रहे हैं। बात समझ में आती है? अब कैसे डिपेंड कर रहे हैं, उस चीज को एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक कंडक्टर लिया, है ना। इसको इन्होंने ड्राई सेल से कह दीजिए, सिंपली आप इतना समझ लीजिए, अभी किसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया जहां से इलेक्ट्रिक करंट क्या हो सके, बाहर निकल सके, आ सके, और कुछ नहीं, ठीक है ना, प्रोड्यूस करवा सके। तो यहां से करंट आई जा रहा है। चलिए, ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो का डायरेक्शन ये है और करंट का फ्लो का डायरेक्शन ये है, ऑपोजिट रहते हैं, राइट। चलिए, तो इन्होंने बताया कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ऑफ कोर्स, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में एक चार्ज को यहाँ से और यहाँ पे लेकर गया है, तभी तो चार्ज कहाँ गया, यहाँ से यहाँ पे गया मान लीजिए, या फिर यहाँ से यहाँ पे गया है, तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल का, वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इनका कहना है कि जब इन्होंने एक सारे एक्सपेरिमेंट करके पता लगाया, तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल कर आया कि इसमें से कितना करंट पास हो रहा है, इसमें से कितना करंट पास हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, पोटेंशियल डिफरेंस के बेसिकली, राइट। चलिए, या तो ये कह दीजिए, या तो दूसरे तरीके में आप I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V कह दीजिए, खत्म बात, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, इट मींस I इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। समझ में आती बात? डन है। तो इसकी अगर आप डेफिनेशन की बात करेंगे तो मैं आपको समझाता हूँ, बोलता हूँ, समझिएगा ध्यान से, और वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। सबसे पहले तो आपको ये बताना है, जी हाँ, जब भी आपके पास ओम्स लॉ का टॉपिक आएगा, आपको सबसे पहले क्या लिखनी है वो चीज़ बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको लिखनी है, in 1827 George Simon Ohm found the relationship between potential difference and electric current। बस इतनी सी बात पहले बतानी है, ये इंट्रो हो गया। अब आपको बताना है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, है ना। पहले तो हमने ये बता दिया कि जॉर्ज साइमन ओम ने क्या बताया, किसके बीच में रिलेशन बताया, उसके बाद आपको बताना अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहना है, उसके एक्चुअल स्टेटमेंट क्या है, वो अब शुरू हो रहा है। तो यहां पे बताओगे आप, इन एनी कंडक्टर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट flowing through the electric conductor, but condition is temperature and pressure. Physical conditions like pressure and temperature must remain constant, सेम रहना चाहिए। तब ये है आपके पास डेफिनेशन ओम्स लॉ की बेसिकली। अब चीज़ों को समझते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट नहीं रखता, समझिएगा, टेम्परेचर और प्रेशर जो आपके पास रहता है, जनरली आपको यहाँ पे क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड रखना है, चेंज नहीं करना है, फिक्स्ड रखना है, चेंज नहीं करना है, चेंज नहीं करना है। समझ में आ रही है बात? सेम रखना है, क्योंकि इससे आपके पास कंडक्टर के फिजिकल कंडीशन पे चेंज आएगा, और जिसकी वजह से आपके पास इलेक्ट्रॉन के फ्लो में
चार्ज के फ्लो में प्रॉब्लम आएगा और कम ज़्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में कम ज़्यादा होगा और पोटेंशियल डिफरेंस में फ़र्क पड़ेगा। मतलब एक तरीके से इसमें दोनों में फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। तो एक अच्छी ऑब्जर्वेशन नहीं आने वाला है। समझ में आ रही बात? जो ऑब्जर्व हम करवाना चाह रहे हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना चाह रहे हैं, वो नहीं आएगा। तो ये हमेशा जब भी आप डेफिनेशन लिखेंगे तो उसमें लास्ट में आप ये जरूर लिखेंगे, फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर मस्ट रिमेन कांस्टेंट। समझ में आती बात? अगर ये दोनों कांस्टेंट है तभी इस रिलेशन या फिर इस रिलेशन को वो सही कहा जाएगा। समझ में आती बात? डन। चलिए अब आपकी मर्जी है, आप ये लें या फिर ये लें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो v, इसको ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रहता है उसको अगर मैं हटा दूंगा तो एक इक्वल टू का साइन लाऊंगा, और एक यहाँ पे कांस्टेंट आता है जिसको हम क्या कहते हैं r, और इंटू में क्या है i, तो i मैं इधर लिख देता हूँ, उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ओम्स लॉ का स्टेटमेंट v इज इक्वल टू i इंटू आर, जनरली हम कहते हैं i इंटू आर, r इंटू आई एक ही बात है, बट मैं i इंटू आर बोलता हूँ, तो i को पहले लिख दिया और कोई बड़ी वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो r रहता है वो एक तरीके से कांस्टेंट का काम करता है। समझ लीजिए किसके तरीके काम करता है, कांस्टेंट के तरीके से काम करता है, बट एक्चुअल में ये कांस्टेंट रहता भी नहीं। आगे हम इसके बारे में सारी चीज़ें के बारे में बात करेंगे, है ना। इसको कांस्टेंट के बजाय इसको कह दीजिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। ये क्या नाम है इसका? रेजिस्टेंस नाम है एक्चुअल में, और इसी के बारे में अभी हमें डिटेल में पढ़नी है बेसिकली। बट बिफोर दैट ओम्स लॉ को अच्छे तरीके से आपको मैं समझा देता हूँ। तो ओम्स लॉ ने क्या बोला कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। यही वाला यूज कर लीजिएगा, यही वाला, इसी में से इसको हटाना है, इक्वल टू लाना है, आर लगा देना है, क्योंकि यहाँ से हटाइएगा तो आर यहाँ पे आएगा तो फॉर्मूला डिफरेंट आ जाएगा। लेकिन एक्चुअल में इधर करके रेसिप्रोकल करके और 1 में आर को 1 में एस, अगर आप ये वाला करते हैं तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक कॉन्स्टेंट आएगा के और वी, इस के को इधर लेकर जाएंगे तो 1 में इसको इक्वल टू कर दीजिए, 1 में के आएगा और इंटू में आई रहेगा और इक्वल टू में वी, और इसको बोलेंगे 1 में के को आर, और इसको बोलेंगे 1 में के को आर, फिर ये वाला फॉर्मूला निकल कर आएगा। तो इतना झंझट ना करने के बजाय ना करके मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली ये चीज़ कर दूंगा। ठीक है, इन दोनों का मतलब एक ही है, बस इसके में रेसिप्रोकल करके आपको आर की नेमिंग करनी पड़ेगी। इधर डायरेक्ट नेमिंग हो रही है तो डायरेक्ट वाला यूज कर लीजिएगा हमेशा। समझ में आ रही बात? डन है ना। चलिए अब आपको एक चीज पता चल गया कि ओम्स लॉ का क्या कहना है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसी भी कंडक्टर के किसी भी दो पॉइंट के बीच का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, और कंडीशन ये है कि टेम्परेचर प्रेशर क्या होना चाहिए, फिजिकल कंडीशंस सेम होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, है ना। समझ में आती बात? फिक्स होनी चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। चलिए अब यहाँ से आपको ओम्स लॉ के बारे में चीजें पता चल चुकी हैं। अब आगे की अगर बात करते हैं तो इसका एक ग्राफ आता है, इसका एक ग्राफ आता है जो बताता है हमें किसके बारे में, रिलेशन दे देता है ऑफकोर्स करंट के बारे में और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो एक्स एक्सिस में मैंने करंट ले लिया है और वाई एक्सिस में मैंने पोटेंशियल ले लिया है। तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और 0.5, है ना, 0.5। इस तरीके से आगे चलते रहेंगे। यहाँ ले लेता हूँ 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 0.10, 10 बेसिकली, और 0.12, इस तरह से आगे हम चलते रहेंगे। अब इन को अगर मैं दोनों पॉइंट्स को मिलाता हूँ तो आर और इसको मिलाऊंगा, कहीं यहाँ पे आएगा, इसका मिलाऊंगा, यहाँ आएगा, इसका मिलाऊंगा, यहाँ आएगा, इसका मिलाऊंगा, यहाँ आएगा, इसका मिलाऊंगा, यहाँ आएगा, इसका मिलाऊंगा, यहाँ। कैसे? ऐसे ऐसे, ये वाला ऐसे मिला, ऐसे मिला, है ना, ये वाला ऐसे मिलेगा, सॉरी थोड़ा सा आगे, ये यहाँ पे और यहाँ मिलेगा, ये ऐसे और ऐसे मिलेगा, ये वाला ऐसे और ऐसे मिलेंगे, ये ऐसे और ऐसे मिलेंगे, ये ऐसे और ऐसे आगे और मिलते रहेंगे। तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट हो गए, और इन सबको सबको पॉइंट को मिलाओगे ना, सब पॉइंट को मिलाओगे तो आपको पता चलेगा, आपको क्या मिल गया, एक स्ट्रेट लाइन मिल गया। क्या मिल गया आपको? एक स्ट्रेट लाइन मिल गया। मतलब अगर आप डायरेक्टली शॉर्टकट में बनाना चाहते हो तो ये चीज़ बना सकते हैं आप। और ये जो चीज़ रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा? आर को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? आर को, क्योंकि यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे, क्या निकलेगा? वी अपॉन में आई। देख लीजिए, वी अपॉन में आई क्या देगा आपको? स्लोप आर के, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई होता है ना, तो ये आर निकाल कर देंगे, ये रेजिस्टेंस निकाल कर देंगे। और हमेशा देखेगा अगर वी अपॉन आई करेंगे तो उनका रेशियो हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। तो यहाँ से इसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब सेम रेशियो में इंक्रीमेंट होंगे उनकी, है ना, सेम रेशियो में इंक्रीमेंट होंगे हमेशा। तो दिस अपॉन दिस करेंगे, देख लीजिए, तो 0.2 डिवाइडेड बाय में 0.1, पॉइंट हटा दीजिए, कितना बचा? 2। 0.4 डिवाइडेड बाय में 0.2 कीजिए, 0.4 डिवाइडेड बाय में 0.2 कीजिए, डेसिमल हटाइए ऊपर का 2 से 4, तो 2 टाइम्स में आ गया। तो यही चीज़ आपके पास हर बार क्या आएंगे आपके पास? रेशियो सेम आएंगे, क्योंकि ये क्या है? यूनिफॉर्म वाला है। यूनिफॉर्म वाला बोले तो स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, समझ में आती बात? रेशियो सेम आने वाला है। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? सिंपल है, डन है। तो ये कहानी हो चुकी है आपके पास सिंपली
ओम्स लॉ की बोले तो जॉर्ज साइमन ओम ने क्या क्या बताया था। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की। बोले तो रेजिस्टेंस की बात करेंगे, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। समझ में आती बात। इसी के बारे में हमें जनरली यहाँ पे अभी सारी चीज़ों के बारे में बात करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ओम्स लॉ जनरली यहीं तक आपको करना है। अब इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, V = I × R, ये जो फॉर्मूला आपको मैंने बताया, या फिर R = V/I, है ना, इधर उधर करके हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बेस पे आपके पास न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो 2 पैरामीटर्स की वैल्यू गिवन होंगे, आपको थर्ड की निकालनी होगी, खत्म बात, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं और वहाँ पे हम बात करेंगे किस चीज़ की। तो वहाँ पे हम एक तरीके से बात करने वाले हैं किस चीज़ की, तो आगे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की। देखिए अब क्या कहा जाता है रेजिस्टेंस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसकी जब हम डेफिनेशन बताते हैं तो ये बताते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर, है ना, कोई भी कंडक्टर पता है ना, कंडक्टर और इंसुलेटर आपको पता होनी चाहिए। तो कंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर दे, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और मेटल्स जनरली इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। दूसरा आपके पास इंसुलेटर है, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल्स आप रबर ले लीजिए, प्लास्टिक ले लीजिए, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसीलिए वो पास नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को, राइट। तो रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर की अगर हम बात करते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट opposes the flow of करंट, खत्म बात, ये चीज है। तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर, जी हाँ कंडक्टर, नॉट इंसुलेटर, कंडक्टर बाय विच इट अपोजेस द डायरेक्शन ऑफ करंट। अच्छा, अगर मैं इसी चीज को इंसुलेटर को डिफाइन करने की कोशिश करूं रेजिस्टेंस के टर्म में, तो मैं ये बिल्कुल ही कह सकता हूं कि कंडक्टर में रेजिस्टेंस कम होता है, इसीलिए करंट ज्यादा हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस और करंट एक दूसरे को दुश्मन कह दीजिए। रेजिस्टेंस और यहां पे करंट, ठीक है, रेजिस्टेंस और करंट एक दूसरे के क्या है, ये दुश्मन है। क्या है आपके पास, दुश्मन है ना, एक दूसरे को अपोज करते हैं, रोकते हैं। तो करंट जा रहा होगा तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, उसको रोक देगा। अब अगर एक कंडक्टर में से करंट पास हो जा रहा है इजीली, इसका मतलब मैं ये 100% कह सकता हूं कि उसमें जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, बहुत ही कम है। सिमिलरली अगर मैं एक इंसुलेटर की बात करता हूं तो इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो पा रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूं, वहां पे रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है। बात समझ में आ गई, डन है। चलिए आगे की हम बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर हो गया, बाय वर्च्यू ऑफ इट अपोजिट द फ्लो ऑफ करंट बेसिकली। और अगर ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कोई सा भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके बारे में क्या करेंगे आप, 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वो है क्या, रेजिस्टेंस बता दिया क्या है, इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है आपके पास, कैपिटल आर, क्या है, कैपिटल आर, है ना, बता दिया। उसके बाद अगर हम इसके ऐसा यूनिट की बात करते हैं, ऐसा यूनिट की, तो वो होता है आपके पास ओम। क्या होता है, ओम। ओम से बोलते हैं और इसको ऐसे दिखाते हैं, ओमेगा टाइप का। ओमेगा रहता है हेडफोन टाइप का, इसका इस वाले सिंबल का नाम है एक्चुअल ओमेगा, इस सिंबल का नाम ओमेगा, समझिएगा। जैसे आपने ये थीटा के बारे में सुना है, थीटा क्या रहता है आपके पास, इसका नाम है थीटा, बट एक्चुअल में इसको हम किस लिए यूज करते हैं, एंगल के लिए, समझिएगा, एंगल के लिए यूज करते हैं। सिमिलरली इस वाले का नाम ओम है, ओमेगा है, बट किस लिए यूज करते हैं, ओम। ओम एक यूनिट है आपके पास, किसका, रेजिस्टेंस का। ऐसा यूनिट क्या आपके पास, ओम, OHM, या फिर आप ऐसे इसकी रिप्रेजेंटेशन देंगे। इस सिंबल का नाम क्या, ओमेगा। क्या नाम है, ओमेगा। चलिए उसके बाद इसके बारे में एक और चीज है, स्केलर है या फिर वेक्टर क्वांटिटी। ये सिंपली आप क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी है। क्या बोल देंगे, स्केलर क्वांटिटी। इसमें डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं है। समझ में आ रही बात, डन है। तो अभी तक आपको क्या क्या चीजें बता दी गई कि भाई सब ओम्स लॉ में क्या क्या चीज़ें होती है वो बता दी गई। दूसरा फॉर्मूला बता दिया ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या निकल कर आते हैं। तीसरा आपको मैंने रेजिस्टेंस के बारे में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता दिया है। समझ में आ गई बात, डन है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ जो जनरली आपकी बुक में यहाँ पे फिलहाल तो गिवन नहीं है, बट आपको मैं बता देता हूँ। उससे भी पहले जो गिवन है वो चीज़ बता देता हूँ। अगर मैं रेजिस्टेंस के फॉर्मूले की बात करता हूँ किसके अकॉर्डिंग,
ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग तो V अपॉन में I निकलेगा, बोलिए हाँ या नहीं, है ना। V इक्वल टू आई इंटू आर होता है, तो आर का फॉर्मूला क्या निकलेगा, V अपॉन में I। तो कई बार पूछा जाता है बताइए ओम 1 ओम को आप कैसे डिफाइन करेंगे, 1 ओम को। तो आपको ऑलरेडी मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट को डिफाइन करवा रखा है लास्ट वीडियो में, इलेक्ट्रिक करंट को 1 एम्पियर को डिफाइन करवा रखा है। सेम वही कंसेप्ट यहाँ यूज करूंगा। तो इसको बोलूंगा मैं 1 ओम इज इक्वल टू, इसको क्या बोलूंगा 1 वोल्ट, और इसको क्या बोलूंगा मैं 1 करंट है तो एम्पियर। बताइए कोई प्रॉब्लम, ऐसा यूनिट लिख लीजिए 111। अब इसकी डेफिनेशन बना दीजिए। अब इसमें क्या बोलेंगे, इसमें बोलेंगे कि 1 ऑफ रेजिस्टेंस को तब बोलेंगे जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल जो हम अप्लाई करेंगे किसी भी 2 पॉइंट के बीच में, और साथ में उसमें से 1 एम्पियर का करंट क्या हो, फ्लो करे, खत्म बात। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट and 1 volt of potential difference is applied between the 2 points, then it is said to have 1 ohm of resistance। खत्म बात, समझ में आ गई बात, डन है। तो ये चीज हो गई। अब एक वो चीज बता देते हैं जो आपके में गिवन नहीं है, तो चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। तो उसके बाद ये जो आपके पास रहेगा ओम्स लॉ की कहानी, वो सारी की सारी फिनिश हो जाएगी, और ये सारी ही चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। हालांकि रेजिस्टेंस के बारे में हम आगे और भी बात करेंगे, जी हाँ, रेजिस्टेंस के बारे में हम और भी बात करेंगे, जहाँ पे हम बात करेंगे कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। किसके बारे में बात करेंगे, कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अभी चलिए, अभी सारी चीज़ें आगे हम डिस्कस कर ही लेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ऑन व्हाट फैक्टर्स इट डिपेंड्स। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो जनरली 2 हैं। पहला है लेंथ है, और दूसरा है आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और तीसरा एक तरीके से नेचर ऑफ मटेरियल भी है। क्या है आपके पास, नेचर ऑफ मटेरियल भी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ मटेरियल भी है, समझिएगा। देखिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास एक कंडक्टर है, क्या आपके पास एक कंडक्टर है। अब कंडक्टर है तो उसके पास क्या रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, बोलिए हाँ यानी क्या रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो जैसे हम इसमें पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स मिलता है, उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कब आएगा, आगे है क्या, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, हाँ आगे दे रखा है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बता देंगे। उसमें तो ये पॉजिटिव है और ये आपके पास नेगेटिव है, चलिए ठीक है। अब ये आपके पास कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें कुछ पॉजिटिव आयंस भी होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस भी होते हैं। अब समझिएगा इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत ज़्यादा है ही इसमें, नो डाउट है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना। एक एटम में बहुत सारे होते हैं, तो इसमें दुनिया भर के एटम्स, जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, और वही रीजन से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं और करंट फ्लो हो रहा है, सीधी सी बात यही है। अब समझिएगा चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से। मैं कहना चाहता हूँ ये कि रेजिस्टेंस जो है वो क्यों आता है, वो करंट को क्यों अपोज करता है, इसकी बात कर रहे हैं। तो अगर मैं यहां से ये बोलता हूं कि इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ये है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऑफ कोर्स ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन है। अब आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, और दोनों के ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहते हैं। इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज रहते हैं। अब एक बात बताइए, अगर नेगेटिव चार्ज है, दूसरा भी नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, क्या हो रहा है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो एक दूसरे के बीच में, उनके बीच में कोलिजन हो रहा है, एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कोलिजन मतलब टकरा रहे हैं। अब टकरा रहे हैं तो रैंडम मोशन हो रहा है वहाँ पे, कभी भी स्ट्रेट डायरेक्शन का मोशन वैसे भी नहीं होता है, इधर उधर टकराते जाते हैं। हालांकि वो भी बड़ी तेज का काम होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है जनरली। तो इलेक्ट्रॉन जा रहे कुछ इस तरह की कहानी रहती है। अब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं एक दूसरे से, क्या कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं। अब कोलिजन कर रहे हैं, जिसमें जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उसमें उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, खत्म बात। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का क्या रीजन है, इनके बीच में कोलिजन होना, या फिर ये जो ऑब्स्ट्रक्शंस का काम करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब एक तरीके से ब्रेकर का काम करते हैं। कौन, ये पॉजिटिव हो गए, या फिर जो रिपल्सन होते हैं इनके बीच में वो, और जिसकी वजह से उसमें जो करंट का फ्लो रहता है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्लो हो गया, खत्म बात। इलेक्ट्रॉन चार्ज का फ्लो स्लो हो गया, तो जब चार्ज का फ्लो स्लो हो गया, क्या बात है, फ्लो स्लो है ना, फ्लो स्लो हो गया तो क्या हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा आपके पास, स्लो हो जाएगा, है ना। समझ में आ रही बात, ठीक है। वो ब्लो नहीं कर पाएगा बहुत अच्छे से,
क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो वो डिपेंड करता है आपके पास लेंथ पे, वो डिपेंड करता है इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कुलर पाथ की बात करते हैं जब भी कंडक्टर, इधर की बात नहीं करते, यहाँ के कंडक्टर की बात करते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, इतना एरिया कितना है सर्कुलर पाथ का। और नेचर क्या है मटेरियल का, अलग अलग मटेरियल का नेचर रहता है, उसके अकॉर्डिंग उस पर कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। तो यहाँ से आपके पास एक फॉर्मूला भी निकल कर आता है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड करता है लेंथ पे और इन्वर्सली डिपेंड करता है किस पे, एरिया पे। तो 1 में एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नेचर और मटेरियल का यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, दोनों को कंबाइन करते हैं तो L में A आ जाता है। इसको हटाते हैं तो एक आ जाता है यहाँ पे जिसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी। तो अभी फिलहाल आपके लिए कुछ ज़्यादा कुछ खास आगे मैं कुछ बताऊँगा नहीं यहाँ पे, बस इतना एक नया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकल कर आता है, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ से आप रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या निकलेगा, RA/L, इधर उधर करके। इसके जब आप ऐसा यूनिट निकालते हैं तो ओम मीटर निकल कर आता है ना। रेजिस्टेंस की ओम निकलती है बट इसके क्या निकल कर आती है, ओम मीटर, ठीक है। जब ये 1 मीटर स्क्वायर होगा, ये 1 यूनिट लेंथ होगा, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये तो सिंपल सी बात है, देख के पता चल रहा है। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 करो तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके पास, इक्वल हो जाएंगे। समझ में आ रही बात, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, रेसिस्टिविटी। क्या कहा जाता है इसको, रेसिस्टिविटी। क्या कहा जाता है, रेसिस्टिविटी, खत्म बात, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने आपको कि क्या क्या होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और आगे हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में आपको समझाते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा चीज़ों को, ठीक है। ओके, तो अब है हमारे पास आगे का जो टॉपिक है वो हमारे पास सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो आपके पास सोर्स देखने को मिलते हैं ना, वो है आपके पास 3। एक आपके पास इलेक्ट्रो केमिकल सेल, इलेक्ट्रो केमिकल सेल, इसके अंदर आपके पास वोल्टैक सेल, ड्राई सेल और एक डैनियल सेल है ना। किसी के माइंड में कुछ और आ गया होगा डैनियल का नाम सुन के, है ना। चलिए, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, वोल्टैक सेल या फिर उसको ड्राई सेल या फिर ये जो डैनियल सेल, ये 3 तरह के सेल शायद लगभग सेम ही रहते हैं। इन तीनों सेल का काम क्या रहता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी जिस भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हो रहा है, जिस भी डिवाइस के थ्रू हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और वो कौन काम करता है, वोल्टैक सेल, ड्राई सेल या फिर डैनियल सेल। आप लोगों ने देखा होगा रिस्ट वॉच जो होते हैं या फिर जो वॉल वॉच होते हैं जो दीवार पे घड़ी रहती है, वो उसके अंदर जो बैटरी लगी हुई रहती है, आपको पता है ये सेल लगी हुई रहती है ना। रिस्ट वॉच में अंदर छोटा सा बटन वाला जो बैटरी बोले तो सेल रहती है उसको। और भी आपके पास रिमोट वाला जो बैटरी रहता है अंदर, वो आपने देखा होगा। टॉर्च के अंदर जो बैटरी रहता है, कुछ खिलौनों के अंदर जो बैटरी आते हैं टॉयज के अंदर, ये सारे क्या है आपके पास एक तरीके से ड्राई सेल्स के एग्जांपल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के क्या है आपके पास एग्जांपल है। समझ में आ रही बात, क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के एग्जांपल बोले तो ड्राई सेल्स रहते हैं वो जनरली। ड्राई सेल्स अभी बताते हैं क्या रहता है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो रहते हैं वो एक तरीके से 2 तरह के होते हैं। पहला रहता है प्राइमरी सेल और दूसरा रहता है, पहला रहता है आपके पास प्राइमरी सेल और दूसरा रहता है आपके पास सेकेंडरी सेल। क्या रहता है, सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी सेल जो रहता है वो नॉन रिचार्जेबल रहते हैं, रिचार्जेबल रहते हैं। और ये वाला क्या रहता है, रिचार्जेबल रहते हैं, ये रिचार्ज हो जाते हैं। समझ में आ रही है ना बात, ये रिचार्ज हो जाते हैं, ये रिचार्जेबल रहते हैं। मतलब देखिए इसमें जो रहते हैं वो रिएक्शन जो है वो रिवर्स नहीं हो पाता है। तो रिवर्स नहीं हो पाता है, रिएक्शन जो है रिवर्स नहीं हो पाता। और इसमें रिएक्शन रिवर्स हो जाते हैं कब, जब हम इसमें करंट दे देते हैं, जब इसमें हम करंट अप्लाई कर देते हैं। सिंपल सी बात है। और इनके एग्जांपल देखने को मिलेंगे। ये पहला था ना, दूसरा है स्टोरेज सेल। कौन सा है, स्टोरेज सेल है। और तीसरा आपके पास इलेक्ट्रिक जनरेटर, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो समझिएगा हम इलेक्ट्रिक करंट कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस करवा रहे हैं, कहाँ कहाँ से हम निकाल रहे हैं, है ना, बना रहे हैं। उनका सोर्स क्या है इलेक्ट्रिक करंट का। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो सोर्स निकल कर आ रहे हैं हमारे पास, वो एक तो
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गए, जिसके अंदर ये सेल देखने को मिलता है। और ये जो सेल है वो दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी वाला नॉन रिचार्जेबल होता है, जल्दी खत्म हो गई, वन यूज एंड थ्रो रहता है, एक बार यूज किया खत्म हुआ खत्म कर दिया। तो उसमें रिएक्शन क्या होता है, रिवर्स नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इसके बारे में और भी एक बार डिफरेंस आपको मैं समझा दूंगा। दूसरी बात है सेकेंडरी वाला जो रिचार्जेबल रहता है, इसमें रिएक्शन क्या होता है, रिवर्स हो जाते हैं। और दूसरा रहता है आपके पास स्टोरेज सेल, सेकेंडरी वाले में स्टोरेज सेल रहता है, इसमें आपके पास निकल कैडमियम सेल, ये चीज आ जाता है। या फिर दूसरा आ जाता है लेड स्टोरेज सेल। इसके बारे में, ये दो तरह के सेल हैं। आपने गाड़ियों के सेल देखे होंगे, हमारे घर में जो इन्वर्टर रहते हैं उसमें बैटरी आपने देखा होगा। ये सारे के सारे क्या है, रिचार्जेबल है। इसको हम सेकेंडरी में रखते हैं। किस में रखते हैं, सेकेंडरी सेल में रखते हैं। प्राइमरी सेल वो होते हैं जो रिचार्ज नहीं हो सकते हैं, सेकेंडरी सेल वो होते हैं जो रिचार्ज हो सकते हैं। एग्जाम्पल इसके आपके पास मरकरी सेल देखने को मिलेगा। मरकरी सेल प्राइमरी वाले में क्या रहता है, मरकरी सेल। अब मरकरी सेल कौन सा है, जो आपके में रिस्ट वॉच रहता है ना, रिस्ट वॉच, उसमें छोटा वाला बटन वाला जो सेल रहता है ना, उसको कहते हैं मरकरी सेल। समझ में आ रही बात। तो मरकरी सेल इधर एग्जाम्पल है। और भी आपके रिमोट वाली बैटरी जिसको बोलते हैं लेंसवा बैटरी, ऐसे कुछ बोलते हैं, हाँ, लेक नंस बैटरी सेल, ऐसे इसका नाम बोलते हैं। और यही वो आपके पास रिमोट वाली बैटरी, टॉर्च वाली बैटरी, टॉयज वाली बैटरी, और कुछ नहीं, ये नाम दे रखा है। मरकरी सेल वो रिस्ट वॉच वाली जो बटन वाली सेल रहती है उसको प्राइमरी। ये सारे नॉन रिचार्जेबल रहते हैं। और ये वाले दोनों क्या रहते हैं, रिचार्जेबल रहते हैं। कार वाली बैटरी हो गई बड़ी, रनिंग वाले टॉय वाली की बात नहीं कर रहा मैं, रियल वाले कार की बात कर रहा हूँ। उसमें जो बैटरी रहते हैं निकल कैडमियम या फिर लेड स्टोरेज बैटरी वाला यूज़ करते हैं। घर में जो इन्वर्टर होता है वो बैटरी होती है वो वाली है ना, वो सारे क्या रहते हैं, रिचार्जेबल रहते हैं। ये जनरली लाइट वेट रहते हैं और इसमें वेट बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। ये जनरली ऑफकोर्स चीप रहेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा थोड़े से कॉस्टली रहेंगे, एक्सपेंसिव रहेंगे। इसमें वोल्टेज आपको कम मिलेगी, इसमें वोल्टेज आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेगी। तो ये कुछ 4-5 आपके पास डिफरेंस हो गई जो आपको हमेशा पता होना चाहिए प्राइमरी सेल के बारे में और सेकेंडरी सेल के बारे में। वीडियो को पॉज कर करके इनके बीच के भी डिफरेंस जो बताया वो जरूर लिख लीजिएगा। रिएक्शन रिवर्स हो सकते हैं, रिएक्शन रिवर्स नहीं हो सकते। इसमें करंट देने के बाद वापस वो चार्ज हो जाता है, इसलिए रिवर्स हो सकते हैं। ये नॉन रिचार्जेबल रहता है, ये चार्जेबल रहता है। 5-7 रिएक्शन मैंने आपको बता दिए, बेसिकली डिफरेंस बता दिए जो आपको जरूर ही याद रखना है। समझ में आ गई बात, डन है। और दूसरा स्टोरेज सेल तो यही है, सेकेंडरी वाले सेल, जिसका एग्जांपल आपके पास यही वाले रहेंगे, ये वाले दोनों है ना, निकल कैडमियम लेड स्टोरेज। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक जनरेटर, कौन नहीं जानता है ना। हमारे जब शादी ब्याह रहता है ना, या फिर पार्टीज रहती हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, कई बार ये चांसेस रहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो नहीं आएगा, बिजली चली जाएगी। तो उस केस में हम ऑलरेडी पहले से बंदोबस्त करके रखते हैं कि भाई साहब, या फिर कहीं ऐसे एरिया में जहाँ करंट नहीं जा रहा है, इलेक्ट्रिक जनरेटर चालू कर देता है, वो करंट को क्या कर रहा था, प्रोड्यूस कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में हम डिटेल में जो पढ़ेंगे वो मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको पास मिलेगा देखने को। ठीक है, तो वहाँ पर आपके पास डिटेल में या फिर जितना भी बताया जाएगा आपको बताया जाएगा। हालांकि अभी 9th क्लास के हिसाब से ही बताया जाएगा, ज़्यादा डिटेल में ऑफकोर्स नहीं बताया जाएगा, बट ठीक है, कुछ ना कुछ आपको वहाँ पर जरूर बता देंगे। ठीक है, चलिए, तो ये कहानी हो गई आपके पास सोर्सेस ऑफ करंट की, कि करंट हमें कहाँ से मिलेगा, मिल सकता है, मिलता है। समझ में आ रही बात, ठीक है। चलिए अब हम आगे की बात करते लेते हैं। ये चीज़ हो गई, डिफरेंस हो गया, कंडक्टर इंसुलेटर ये हो गया। अब कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे देता हूँ मैं आप लोगों को फटाफट, तो एक बार इसको क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारे पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, समझ लीजिएगा, अब हमारे पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं, नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना। चलिए, तो आगे की अगर हम बात करते हैं तो सिंपली क्या रहने वाला है, तो आगे हम सिंबल्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हम सिंबल्स का यूज़ करने वाले हैं। सिंबल्स इलेक्ट्रिकल है ना, इलेक्ट्रिक वाले चैप्टर में क्या क्या सिंबल्स यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला सिंबल है आपके पास सेल। तो सेल की रिप्रेजेंटेशन ऐसी होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, ये सेल का है। अच्छा, एक होता है बैटरी, ध्यान दीजिएगा, दोनों में डिफरेंस रहता है, बैटरी और सेल में डिफरेंस रहता है। क्या डिफरेंस है, तो सेल एक सिंपल पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल का रहेगा, बट बैटरी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। बैटरी को कैसे डिफाइन करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो बहुत सारे सेल को मिला देंगे ऐसे करके, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसको हम बैटरी कहेंगे। बताइए कोई प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास स्विच, तो स्विच आपको पता है ऐसे करके दिखाते हैं, इसको हम दिखाते हैं ओपन है, ओपन मतलब सर्किट क्लोज नहीं है, और दूसरा आपके पास क्लोज्ड वाला दिखाएंगे ऐसे करके, और बीच में डॉट लगा देंगे ऐसे, इसको क्लोज्ड दिखाएंगे। बताइए कोई प्रॉब्लम है ना। उसके बाद हमारे पास ये हो गया, बैटरी हो गया, स्विच हो गया। उसके बाद कनेक्टिंग वायर के लिए तो आप सिंपली क्या बोलेंगे, कि स्ट्रेट बोल देंगे, और कनेक्टिंग वायर में जॉइंट दिखाना हो तो ऐसे दिखाएंगे, इस तरीके से,
क्या करेंगे, जॉइंट दिखाएंगे। और विदाउट अगर जॉइंट नहीं दिखाना है कि क्रॉस कर रहा है, तो मान लीजिए एक ये है वायर है और ये ऐसे आ रहा है, तो ऐसे करके दिखाएंगे, है ना। कई बार क्या होता है, हम दो वायर को लाते हैं, इधर से ला रहे हैं और दूसरा वायर मान लीजिए कि इधर से आ रहा है, तो कनेक्ट कर देते हैं, यहीं पे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और आगे लेकर चले जाते हैं। तब तो यहाँ पे आप इसको ऐसे दिखाएंगे, क्योंकि दो वायर्स क्या, ये कनेक्टिंग वायर है और ये क्या है, ज्वाइंट वायर है, और ये क्या है, विदाउट ज्वाइंट वायर है। तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे कि ऐसे आ रहा है बट ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, दोनों में पीवीसी कोटिंग की हुई है, ऊपर से जा रहा है बट कनेक्टेड नहीं है, तो उसको हम इस तरीके से दिखाएंगे। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस जो आपके पास अभी मैंने पढ़ाया आपको, रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस का सिंबल जो रहता है आपके पास वो कुछ इस तरह से रहता है, ऐसे, और ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके दिखाएंगे। ये आपके पास रेजिस्टेंस का सिंबल है। समझ में आ गई बात इतनी, ठीक है। चलिए, रेजिस्टेंस हो गया, उसके बाद एक रहता है आपके पास वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, और वेरिएबल रेजिस्टेंस को रियोस्टेट भी बोलते हैं, रियोस्टेट। अब रियोस्टेट को दिखाते हैं ऐसे कुछ, ऐसे 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 ऐसे, या फिर इसके ऊपर ऐसे करके एरो लगा दीजिए, या फिर इसी चीज़ को ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे करके ऐसे और ऐसे आकर ऐसे। तो ये दो रिप्रेजेंटेशन होते हैं रियोस्टेट के या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस के। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। उसके बाद कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, तो वो चीज़ मैंने आपको उसी टाइम पे बताया था। सिंबल से ऐसे दिखाते हैं वोल्ट मीटर का, और एमीटर का ऐसे दिखाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। और तीसरा गैल्वेनोमीटर का वो टर्मिनल से नहीं दिखाते पॉजिटिव नेगेटिव, सिंपल ऐसे रखते हैं, ये डिटेक्ट करने का काम आता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, एमीटर करंट को मेजर करने के लिए। समझ में आ रही बात, डन है। तो ये कुछ हमारे पास परफेक्टली सिंबल्स है जिसका हम यूज़ करते हैं। और एक रहता है आपके पास बल्ब बेसिकली। तो बल्ब का क्या सिस्टम रहता है, आप डायरेक्टली एक बल्ब बना दीजिए, या फिर यहाँ पे उतना टाइम नहीं रहता तो हम इसको कुछ इस तरह से दिखाते हैं, बल्ब को यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाएंगे। समझ में आ रही बात। तो ये कहानी हो गई आपके पास कुछ सिंबल्स। और अब हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे एक सर्किट डायग्राम क्या होता है उसके बारे में बता देता हूँ। 5 से 10 मिनट और दे दीजिए और आपके पास ये जो चैप्टर है उसे हम कर देंगे फिनिश, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और ये चैप्टर ही कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा आपके पास बेसिकली इन 2 वीडियोज़, राइट। तो लास्ट वाली वीडियो और ये वाले वीडियो दोनों को देखना बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। समझ में आ गई बात, डन है। चलिए, तो नेक्स्ट है आपके पास सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम में कुछ नहीं रहता आपके पास, एक बैटरी कनेक्ट कर दोगे ऐसे करके, एक यहाँ पे सेल कनेक्ट कर दिया हमने, सेल नहीं बेसिकली बैटरी का काम करेगा ये, और यहाँ पे आप एक बल्ब लगा सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद एक आप स्विच लगा दीजिए, इधर लगा दीजिए, इधर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्लोज है, मतलब अब ये इसमें से करंट पास हो रहा होगा। और आप अगर चाहें तो रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, और भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नहीं लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम है। इलेक्ट्रिक सर्किट के डायग्राम की डेफिनेशन रहता है एक कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ। एक कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, ऐसे कुछ हम इसको डिफाइन करते हैं। समझ में आ गई बात, डन है। चलिए, अब आपको समझ में आ चुका है कि यार इलेक्ट्रिक सर्किट क्या रहते हैं। अब चीज़ों को है ना, जब तक इलेक्ट्रिक सर्किट ये क्या कहते हैं क्लोज नहीं रहेंगे तब तक आपके पास बात नहीं बनने वाली। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं ओम्स लॉ में ही। तो आपको पता है V = I × R होता है, तो इनके बीच में थोड़ा सा रिलेशन की बात करते हैं। तो R = V/I हो जाएगा ना, ये चीज़ आपको बता ही दिया। अगर मैं V को कॉन्स्टेंट रखता हूँ, फिक्स रखता हूँ, तो इनके बीच में जो रिलेशन आएंगे वो क्या होंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। और दूसरा V और I के बीच में, V और I के अगर मैं R को कांस्टेंट रखता हूँ, R को कांस्टेंट रखता हूँ, तो V और I के बीच में क्या आएगा, डायरेक्टली रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आने वाला है। तो ये रिलेशन आपको हमेशा जनरली क्वेश्चंस को देख के ही, फॉर्मूले को देख के ही पता चल जाना चाहिए कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा, एक दूसरे का दुश्मन है ना। ये बढ़ेगा तो ये कम ही होगा ऑफकोर्स, और ये दोनों एक दूसरे के हैं तो दोनों ही बढ़ेंगे। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको हमेशा पता होना चाहिए, जितने टाइम से मैं पहला बढ़ जाएगा उतना ही टाइम दूसरा वाला क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे की बात करते हैं हम रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की। उसके बाद इको फ्रेंडली, ये तो आपको चीज़ पता ही होना चाहिए, और सेविंग एनर्जी वाली। फिर हमारे पास जो चैप्टर रहेगा वो फिनिश हो जाएगा। तो चलिए 2-4 मिनट और देते हैं रेजिस्टेंस। अभी जो रेजिस्टेंस होते हैं ना, रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस जो होता है वो जनरली जहाँ पे भी आपके पास मेटेलिक चीज़ आ चुकी है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बेसिकली, वहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है वो किस में होता है, कंडक्टर में। और जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस होते हैं उसमें हमारे पास यूज होते हैं कंडक्टर। और जहाँ पे कंडक्टर आ गया वहाँ पे रेजिस्टेंस होगा ही होगा, और जहाँ रेजिस्टेंस आ गया वहाँ पे करंट को रोकने का काम होगा ही होगा। खत्म बात, एक दूसरे का दुश्मन है करंट और रेजिस्टेंस, है ना। अभी तक बताते ही आ रहा हूँ ना, अभी यहीं पे है।
चलिए, तो रेजिस्टेंस की बात करेंगे, और एक रेजिस्टेंस और एक दूसरा कई बार आप सुनेंगे रजिस्टर्स। रजिस्टर्स ये क्या होते हैं? देखिए, रेजिस्टेंस तो उसकी प्रॉपर्टी है, नो प्रॉब्लम, किसी भी कंडक्टर की, जिसकी वजह से क्या करता है, वो करंट को अपोज करता है, रोकता है। बट रजिस्टर्स क्या है? रजिस्टर्स को आप सिंपली कह दिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जैसे एक बल्ब, जैसे एक फ्रिज, जैसे एक फैन, जैसे फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट, है ना। तो ये इस तरह के है ना, लाइट किसी तरह के है ना, और ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कुछ भी कह दीजिए, उसको हम क्या बोलेंगे? रजिस्टर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रजिस्टर्स बोलेंगे, ठीक है ना। SI है, ध्यान रखिए, GI नहीं है, रजिस्टर वाला, वो नोटबुक वाला नहीं है, ठीक है ना। चलिए, अब ये कहानी हो गई आपके पास दोनों के बीच में। अब यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन करवाते हैं, है ना, किसके किसके बीच में? रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस को क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन करवाते हैं, है ना, साथ में रखते हैं। तो कॉम्बिनेशन में हम इसको दो टाइप में करवाते हैं। पहला रहता है आपके पास सीरीज, और दूसरा रहता है आपके पास पैरेलल। पहला रहता है आपके पास सीरीज, और दूसरा रहता है आपके पास पैरेलल। क्या रहता है? पहला रहता है सीरीज, और दूसरा रहता है पैरेलल। अब समझिएगा सीरीज में होता क्या है। सीरीज में हम क्या कहते हैं? एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं, एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं कुछ इस तरह से, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव, फिर से टू पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इस तरह से चलता रहता है। अब ये समझिएगा पॉजिटिव नेगेटिव कैसे कनेक्ट होता है। जैसे एक आपके पास बल्ब है, ये एक पहला बल्ब है, ये आपके पास दूसरा बल्ब है, ये आपके पास तीसरा बल्ब है। मान लीजिए इसका पॉजिटिव दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर इधर से आएगा पॉजिटिव नेगेटिव, फिर इधर आएगा आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ इस तरह से आएंगे। जब इस तरह से कनेक्शन किया जाता है, और इधर सोर्स लगा दिया कुछ भी मान लीजिए, तो इसको हम कहते हैं कि सीरीज कनेक्शन है। क्या है? सीरीज कनेक्शन है, एंड टू एंड, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से हम इसको ज्वाइन करते हैं। समझ में आ रही बात? एंड टू एंड कहते हैं इसको, एंड टू एंड कनेक्शन। दूसरा रहता है पैरेलल कनेक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, समझिएगा, है ना। हमारे डेली लाइफ में इसका यूज़ भी हो रहा है। पैरेलल वाले का ऐसा सिस्टम रहता है, एक बल्ब ऊपर कनेक्ट कर दिया, ठीक है, नीचे आ जाते हैं। अब दूसरा बल्ब इसके यहाँ से कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से, है ना। तो इसको मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ, समझिएगा। मान लीजिए अगर मुझे 3 बल्ब को कनेक्ट करना है, तो कुछ इस तरीके से लेके जाऊँगा। पहला वाला इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, और दूसरा वाला इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, और इसको लाकर यहाँ पर मिला दिया इस तरह से, और तीसरा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ऐसे करके और ऐसे कर दिया, और यहाँ पे लाकर इस तरीके से मिला दिया इस तरह से, और यहाँ पे हमने क्या करा? एक बैटरी कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। तो अब ये जो चीज़ है हमारे पास, वो क्या है आपके पास? 1 2 3, या फिर इसको ऊपर से कर दीजिए, उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेगा। ये एक बल्ब, 2 बल्ब, 3 बल्ब, यहाँ पे भी 1 बल्ब, 2 बल्ब और 3 बल्ब जनरली कनेक्ट करा है। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। कनेक्शन देखिए दोनों में डिफरेंस है या नहीं है ना। इसमें एंड टू एंड कनेक्ट किया गया है, इसको ऊपर नीचे कनेक्ट किया गया है। एक बल्ब के नेगेटिव टर्मिनल से इसके पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया गया है, और उसी तरीके से आगे, और यहाँ पे पॉजिटिव 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 से जा रहे हैं। तो इस तरह के कनेक्शन उनको कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। ये आपके पास सीरीज कनेक्शन हो गया, समझ में आ रही है ना बात, और ये हो गया आपके पास पैरेलल कनेक्शन हो गया। अब सीरीज और पैरेलल में से कौन सा अच्छा है? कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। हमारे घरों में कौन सा कनेक्शन किया गया है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए आपको समझाते हैं, और कौन सा सही है, कौन सा करना चाहिए एक्चुअल में, उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। देखिए, हमने एक यहाँ पे लेट से ड्राई सेल कनेक्ट कर दिया, ड्राई सेल कनेक्ट कर दिया। तो मान लीजिए ड्राई सेल का जो वोल्टेज रहता है बहुत कम रहता है। अभी समझाया था मैंने डिफरेंस, 3.5 वोल्ट का लेट कर लिया मैंने, ठीक है, 5 वोल्ट का, फिर 12 वोल्ट का, ऐसे कुछ लेट कर लीजिए। तो हमारे पास एक प्लस है, एक माइनस है। वोल्टेज को मैंने फिक्स कर रखा है, और करंट जाता है कुछ इस तरह से, करंट जा रहा है, 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 ठीक है। ड्राई सेल की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कि ये बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। इसको मैंने फिलहाल फिक्स कर रखा है, फिलहाल इसमें भी कर दूंगा फिक्स, और इसमें भी कर दूंगा फिक्स, है ना। जब मैं ये दोनों फिक्स करूंगा तब की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जब हमने एक यहाँ पे रजिस्टर लाया, बोले तो एक बल्ब लाया, एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस लाया, तो इसमें खुद का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसका भी खुद का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और इसका भी खुद का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। अब समझिएगा, जब भी इसको सीरीज में कनेक्ट किया गया, तब ऑब्जर्व क्या किया गया उस चीज के बारे में आपको बताता हूं। एक बल्ब लाया, बहुत ही तेजी से जल रहा था, बहुत ही ज्यादा तेजी से जल रहा था, ब्राइटनेस था इसका। जब दूसरा बल्ब इसी के एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया ना, तो उसकी लाइट थोड़ी सी कम हो गई, थोड़ी सी कम हो गई, डिम जलने लग गई। और इसको और कनेक्ट किया तो और भी ज्यादा डिमली हो गया, तो बहुत और भी ज़्यादा डिम हो गया, और भी ज़्यादा, उतना भी ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं आ रहा है। तो धीरे धीरे ब्राइटनेस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इससे हमें पता चल गया कि ब्राइटनेस कम हो रहा है, तो इसमें करंट कम आ रहा होगा। बोलिए हाँ या नहीं, है ना, क्योंकि सोर्स का ये वाला वोल्टेज फिक्स है,
समझ में आ रही है बात? वोल्टेज क्या आपके पास फिक्स है। अब यहाँ से करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, लेकिन करंट धीरे धीरे कम जा रहा है, करंट कम जा रहा है, तभी उसकी ब्राइटनेस कम हो गई ना। अच्छा, करंट कम जा रहा है मतलब 100% रेजिस्टेंस बढ़ गया होगा, बोलिए हाँ या नहीं? रेजिस्टेंस क्या हो गया होगा? बढ़ हो गया होगा। तो सीरीज के केस में रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है और करंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और यही रीजन है कि ब्राइटनेस धीरे 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 कम हो जाता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे चलिए। आपको V इज इक्वल टू आई इंटू आर से भी पता है कि R इज इक्वल टू क्या, तो V अपन में आई है, इसको मैंने फिक्स कर रखा है तो उसकी हम बात ही नहीं करेंगे। तो R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I होता है, अभी बताया भी था आपको मैंने। तो अगर मैंने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो करंट क्या हो जाएगा? कम नहीं हो जाएगा, और करंट कम हो जाएगा तो उसकी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। खत्म बात। समझ में आ रही बात? डन है? चलिए, और दूसरा रिलेशन अगर आपसे ये कोई पूछ ले ये कि पावर और रेजिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है, तो पावर और रेजिस्टेंस के बेस में हमेशा ध्यान रखेगा रेजिस्टेंस वो डिपेंड करेगा कि वो सीरीज में कनेक्टेड है या फिर पैरेलल में कनेक्टेड है। अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो पावर जिसका जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा आपके पास क्या होने वाला है ना? जिसके जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा उसकी कितनी होगी? पावर होगी। ब्राइटनेस कह लीजिए, ब्राइटनेस है ना। तो इसके जो ब्राइटनेस होगी, ब्राइटनेस वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पे? रेजिस्टेंस पे। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा है ना, रेजिस्टेंस ब्राइटनेस किस पे डिपेंड करेगा? जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। ये सीरीज के केस में कह रहा हूँ मैं, ये सीरीज के केस में, ये सीरीज के केस में। और जब मैं पैरेलल के केस में बात करूंगा ब्राइटनेस क्या हो जाएगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस जितना कम उतना ही ज़्यादा ब्राइटनेस। वो पैरेलल के केस की बात कर रहा हूँ मैं, सीरीज और पैरेलल दोनों को ध्यान में रख के बताइएगा, ठीक है। चलिए इसकी बात करते हैं। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि जब भी हम सीरीज की बात करते हैं तो उस केस में रेजिस्टेंस क्या होते हैं? ऐड होते हैं, बढ़ जाते हैं। रेजिस्टेंस क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। लेकिन जब हम पैरेलल की बात करते हैं तो धीरे धीरे हमने यहाँ पे जब ऑब्जर्व किया तो हमें पता चला कि यार इसकी कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ब्राइटनेस हमेशा से तीनों केस में क्या आ रहा है? सेम रहा। जैसे इसमें कनेक्ट करा था ना, यहाँ पे ब्राइटनेस क्या आ रहा है? सेम रहा। मतलब करंट तीनों में क्या जा रहा है? उतना ही जा रहा है। इसका ब्राइटनेस एक तरीके से कह सकते हो आपके एक तरीके से बढ़ रहा है। ब्राइटनेस क्या है? एक तरीके से बढ़ रहा है, या फिर नॉर्मली एडजस्टेड रह रहा है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। बढ़ना तो खैर क्या ही, क्योंकि वोल्टेज हमने फिक्स कर रखा है ना। तो एक चीज़ बढ़ाएंगे दूसरी चीज़ कम हो जाएगी। तो सीरीज में जब हमने कनेक्ट करा तो रेजिस्टेंस क्या होता है? ऐड हो रहे थे, बढ़ रहे थे। बट पैरेलल के केस में क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस कम हो रहा था। जी हाँ, रेजिस्टेंस डिवाइड हो जा रहा था। अब रेजिस्टेंस डिवाइड हो जाएगा तो करंट ज़्यादा आएगा ना, और करंट ज़्यादा आएगा तो तीनों की ब्राइटनेस क्या जाएगी? बढ़ जाएगी। तीनों की ब्राइटनेस क्या रहेगी? बढ़ जाएगी। तो इस केस में ब्राइटनेस के केस में फर्क नहीं पड़ रहा था, एक तरीके से जितना था उतना था, और तीनों में क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। बट इस केस में ऐसा नहीं, इस केस में ब्राइटनेस क्या हो रहे थे? धीरे 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 कम हो रहे थे। बताइए यहाँ तक इस तरह की कोई प्रॉब्लम? सिंपल है, डन है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपके पास सीरीज और पैरेलल की कॉम्बिनेशन। अब हम आपको समझाते हैं कि हमारे घरों में डोमेस्टिक जो सर्किट होता है वो जो कनेक्शन क्या हो रहता है, वो रहता है आपके पास पैरेलल कनेक्शन। क्योंकि पैरेलल कनेक्शन का एक फायदा है, ये जो धीरे 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 डिम होता है वो नहीं होता है। रेजिस्टेंस इसमें बढ़ता है ना, बट इसमें रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। जब रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट ज़्यादा ड्रॉ करेगा, करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा तो ब्राइटनेस ज़्यादा आएगी, और यही रीज़न है। इसमें शॉर्ट सर्किट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसमें क्या रहता है? अगर आपने देखिए, करंट तभी फ्लो करेगा जब ये कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ होगा। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ। अगर यहाँ से ऐसे करके कट कर दिया, या फिर इसमें जो फिलामेंट लगा रहता है यहाँ पे, ये वाला क्या हो गया? कट हो गया। उसके बाद एक भी बल्ब नहीं जलेगा, एक भी बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि सर्किट जो है वो डिस्कनेक्ट हो गए, डिसकॉन्टिन्यूस हो गए। बट इस केस में ऐसा नहीं है। अगर आपका एक बल्ब डिफेक्ट हो गया, खत्म हो गया, रेस्ट विल ग्लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। बाकी जितने भी अप्लायंसेस आपने कनेक्ट कर रखे होंगे वो प्रॉपर तरीके से वर्क करेंगे, और यही तो होता है हमारे घरों में। तो इसका ये बेनिफिट है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है, करंट बढ़ जाता है, शॉर्ट सर्किट के चांसेस कम रहते हैं, और यही रीजन है हमारे में डोमेस्टिक में क्या करते हैं? पैरेलल कनेक्शन को हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। बताइए कोई प्रॉब्लम? तो ये 3-4 चीज़ें आपको क्या करनी है? मेंशन करनी है जब भी आप पैरेलल कनेक्शन के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। तो अब धीरे धीरे आपको पता ही है टेक्नोलॉजी हमारा क्या हो रहा है? एडवांस हो रहा है। ये चीज़ आपको ऑलरेडी से ही पता है। तो हमें एलईडी बल्ब को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एलईडी बल्ब की लाइफ स्पेन ज़्यादा रहती है, और वो हीट एनर्जी कम प्रोड्यूस करता है, हीट में कम कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, और वो लाइट एनर्जी ज़्यादा देती है। यार यही रीज़न है एक तरीके से बेसिकली। और भी बहुत ऐसे जितने भी डिवाइसेस रहते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल कंजप्शन कम हो, उसको हमें यूज़ करना चाहिए। इसको बोलते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी। दूसरा, आपके पास एनर्जी को हम कैसे बचा सकते हैं, तो ये बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। जब यूज़ में ना हो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस तो क्लोज कर दीजिए, ट्रैफिक में आपका पेट्रोल को बचा लीजिए, एनर्जी को सेव कर दिया। अगर मैं फिलहाल इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करता हूँ
तो जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है वहाँ पे मिनिमम यूज़ करने की कोशिश कीजिए, यूज़ में ना हो तो उसको बंद कर दीजिए। इस तरह की चीज़ें आपने पहले से ही पढ़े हैं, बाकी आपकी बुक्स में बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं 5-7, तो उसकी एक बार रीडिंग ले लीजिएगा। और बहुत अच्छे तरीके से एनर्जी सेविंग के बारे में तो बचपन से हम पढ़ते रहते हैं, अवेयर करवाते रहते, राइट। तो ये कहानी है, छोटी छोटी चीज़ें, ये तो आपको ऑलरेडी आते ही हैं, तो ये तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेन जो चीज़ थे ओम्स लॉ से लेकर बाकी सारी चीज़ें वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी अगर किसी को किसी तरह के कोई डाउट आता है तो ऑफकोर्स आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, फटाफट कमेंट करके बता दीजिएगा। और मेन जो चीज़ है क्या है, वीडियो को लाइक करना, साथ में अगर आप एक नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।